नमस्कार। जय हिंद। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से आज ये विशेष वीडियो बनाने का विचार आया क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है और माय फादर लेट ब्रिगेडियर एस सी जॉली, जिनको आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ही हैज़ बीन इंस्पिरेशन फॉर द इंटायर फैमिली। हाँ, मैं तो ये भी कहूँगा कि वो हमारे परिवार के पिलर थे। हाँ, तो ही वॉज नॉट आफ्टर ही पास्ट अवे, मुझे ऐसे लगा कि वी हैव लॉस्ट एन इंस्टीट्यूशन नॉट अ पर्सन। तो वो अपने आप में एक स्तंभ थे और एक इंस्टीट्यूशन थे। और जैसे कि मेरी दादी जी ने बताया कि जब वो जन्मे थे और अपने 1-2 साल के ही थे, तो उनके मुंह से पहला शब्द जो निकला था वो फौजी था और माँ नहीं था। अब ये बहुत ही अचंभे की बात है, बट दिस इज हाउ इट इज। So, he was more than just a father to me and to my elder sister, my ईना दीदी। तो अभी आज का ये पूरा वीडियो जो है हमने डेडिकेट अपने पिताजी को ही किया है। तो पूज्य पिताजी जो थे वो हमेशा एक तो पॉजिटिव मूड में रहते थे। वो मतलब उन्होंने इंसिडेंटली आपके साथ शेयर करूं क्योंकि मुझे आई एम श्योर मेनी ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली इज वाचिंग दिस वीडियो। ही हैड डन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, और मैं जब फुल टाइम हो गया तो उन्होंने बोले अगर तू नहीं बनता तो मैं तो बन जाता था। so maybe what stopped him from not becoming full time was the fact that I had already become full time. और दूसरी बात ये है कि मैं साथ ही साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि द फैक्ट दैट आई डेडिकेटेड माई लाइफ टू आर्ट ऑफ लिविंग एंड टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, उसके पीछे जो संस्कार मिला है वो परिवार से ही मिला है, और विशेष तौर से पिताजी से। कि घर में एक बचपन में एक माहौल था कि हम देश के बारे में, राष्ट्र हित में ही चर्चा होती, सोचते थे। और आगे चल के स्वाभाविक एक पूज्य गुरुदेव से मिलने के बाद लगा कि नहीं, हम इसको कहीं प्रैक्टिकल लेवल पे हम कर पाएंगे। पिताजी ने फौज में किया और हम समाज के बीच में एक अलग तरीके से कर सकते हैं। और बाकी तो उनकी और भी बहुत खूबियाँ थी। वो ही वुड लव टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, फिर वो सुदर्शन क्रिया रोज करते थे। कभी थोड़ा उनकी सुदर्शन क्रिया में कुछ वेरिएशंस रहती थी, तो उनको मैं बताता था कि नहीं नहीं, आप भस्त्रिका ज़्यादा फोर्सफुल करते हो या क्रिया ज़्यादा फोर्सफुल करते हो। बट उनका अपना एक स्टाइल था और उसमें उनको चेंज कर पाना या एडवाइस करना बड़ा मुश्किल था। एंड मुझे याद है जब वो अपने डेथ बेड पे भी थे, तो आज जैसे भारत देश की स्थिति है, और हम तो जानते हैं कि चाइना से एक आक्रमण की स्थितियां हो गई, बीच में रही भी, अभी भी टेंशन्स हैं। तो तब भी ऐसी कुछ थी। तब दैट टाइम ही वाज ऑन हिज इन द बेड, मतलब उनको कह सकते हैं बेड रिडन थे। सो वो टीवी देखते रहते थे बेड पे लेटे हुए भी, और लेटे लेटे में भी वो बोलते थे कि नहीं नहीं, ये तो चाइनीज़ को तो बाहर निकालना पड़ेगा, तो हमारी नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। और मतलब उनके अंदर वो जज्बा था। और वो जो अटेंडेंट था, वो अगर मान लो थोड़ी चद्दर इधर उधर कर देता था उनकी, तो उसको बोलते थे तुम्हें पता नहीं है मैं फौज का ब्रिगेडियर हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली इट सो हैपेंड दैट जो जो अभी ये एक्चुअली बहुत इमोशनल बात है, बट द फैक्ट रिमेंस द एम्बुलेंस दैट टुक हिज बॉडी, उस एम्बुलेंस को भी फ़ोन करके उन्होंने ही बुलाया था। व्हेन ही वाज फीलिंग रियली अनवेल, ही ओनली कॉल्ड दैट एम्बुलेंस। तो वो फाइनल फ्रंट पे भी अपने आप सीधा मार्च करके गए। और सो ही वॉज अ वेरी स्वाभिमानी थे, बड़े हंसमुख थे और बहुत इंथुजियास्टिक थे। और देश की सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर किया। और यहाँ तक कि रिटायरमेंट होने के बाद में भी यहाँ नोएडा में वो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन रहे। यहाँ पे एक समाज सेवा संस्था है जो पूरी 3 रिटायर्ड सेक्टर्स हैं आर्मी एयरफोर्स आर्मी के, जिसको वो उसमें इलेक्शन जीता करते थे बार बार। और बहुत जब वो गुजर गए उस दिन तो इतना भीड़ था कि बहुत लोग मतलब आ भी नहीं पाए, वहां तक पहुंच भी नहीं पाए थे जहां पे उनका शोक समारोह रखा गया था। तो ये मेरे पिताजी थे, इसलिए मैं नहीं कह रहा, बट ही वॉज अ रियली अ रोल मॉडल टू वर्थ एम्यूलेटिंग।
एंड सेकेंडली वो बहुत यंग एज में आर्मी में चले गए थे। व्हेन नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में 15-16 साल के ही थे व्हेन ही जॉइंड द नेशनल डिफेंस एकेडमी। और जबकि बचपन में उन्होंने काफ़ी चैलेंजेस भी देखे। मेरे दादाजी का माय दादाजी दो ही वाज अ डॉक्टर फिजिशियन, और उनका ही हैड लॉस्ट हिज आई साइट, जिसकी वजह से चाइल्डहुड में कुछ स्ट्रगल्स भी उनको फेस करनी पड़ी। बट स्टिल ही ऑलवेज वाज अ पॉजिटिव पर्सन, इंथुजियास्टिक पर्सन। उनके कई डायलॉग्स जो है हमारे लाइफ टाइम, हमारे पूरे परिवार के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहे। वो तो एक तो था कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, और फिर बोलते थे चढ़ते सूरज को सलाम है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल वो बोलते थे प्रेस ऑन रिगार्डलेस, कि बस आगे बढ़ते चले जाओ। हाँ, और जब वो गोरखा में जब 1962 वॉर जब ख़त्म हो रहा था, उस टाइम पे वो भारतीय सेना में एज अ यंग कैप्टन कमीशन हुए थे। और 65 का जब वॉर हुआ भारत और पाकिस्तान के साथ, तो उस समय वो गोरखा यूनिट में कंपनी कमांडर थे। ही वॉज 24.5 years old, और उनके जो सेकेंड लेफ्टिनेंट थे उनके साथ, सेकेंड इन कमांड, कर्नल सतिंदर पाल, आज भी पापा के बेहतरीन दोस्त रहे, आज तक हमारे घर में आते जाते हैं। सो वॉर टाइम फ्रेंडशिप्स जो है हमेशा के लिए बनी रहती है। तो उस 65 वॉर का एक बहुत ही एक मैं कहता हूँ ऐसा इंसिडेंट है जो मुझे लगा कि ये सब दुनिया को पता चलना चाहिए, और उसके लिए आई विल रिक्वेस्ट माय एल्डर सिस्टर ईना जॉली कि वो उस इंसिडेंट के ऊपर थोड़ा सा शी शुड थ्रो सम लाइट और हमको बताएं वो इंसिडेंट क्या था। हाँ, तो आप सबको सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई हो सबको। जो मेरे डैड थे, जो जिनको मैं पापा कहती थी, वो अभी भी पापा कहती हूँ, उनसे अक्सर बात भी करती हूँ, अपने मन में बात करती हूँ, और हमेशा सोचती हूँ कि अगर पापा होते तो वो क्या करते इस सिचुएशन में। तो इस तरीके से ही इज़ माई ट्रू नॉर्थ स्टार, जिसको हम ध्रुव तारा बोलते हैं। तो क्या हुआ कि वो पापा खुद ही ये स्टोरी हमें सुनाते हैं कि उन्होंने एक फीचर सियालकोट में कैप्चर किया, और जब उन्होंने कैप्चर किया तो वो जो विलेजर्स थे सारे दौड़ गए वहाँ से, मतलब कोई रहा नहीं। बट देयर वाज अ ब्लाइंड होम, जहाँ पे ब्लाइंड और बुढ़ा होम जिसको बोलते हैं, ओल्ड एज होम था, जहाँ पे ये सारे बुजुर्ग लोग जो थे या जो इनवैलिड्स थे वो पीछे रह गए, उनको कोई ले जाने वाला नहीं था। तो जब वहाँ पे गए तो जो होते हैं द सोल्जर्स, तो जो पापा के अंडर थे कंपनी में, उन्होंने बोला कि साहब इनको फिर ये तो दुश्मन है, इनको मार दें। तो जब जस्ट गिव मी सेकंड, आई एम नॉट ओके, सॉरी इट्स रिकॉर्डिंग, हाँ, सॉरी गो अहेड। जो दुश्मन ये तो दुश्मन है, तो इनको हम मार दें। कुकरी निकाल ली सारे, क्योंकि वो गुरखस थे। तो मेरे पिताजी ने देखा कि उनकी तो आंखें नहीं थी और वो बहुत बुढ़े थे, और जब वो जंग पे आए थे तो उनको अपने पेरेंट्स की याद आ गई, और मेरे ग्रैंडफादर भी जो थे ही हैड लॉस्ट हिज आई साइट। तो मेरे फादर एक ग्रेट वॉरियर ही नहीं थे, ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन ऑल्सो। तो उन्होंने सब अपने जो थे जवान लोग को बोला कि जवान लोग, इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा और इनके लिए लंगर से खाना बन के आएगा। तो जो इंडियन लंगर जो लगा हुआ था, वहाँ से उनके लिए खाना बन के जो कुछ बनता था, बड़ी अच्छी करी और ये सब जाता था। उसमें क्या हो गया, मेरे पिताजी की एक ज़्यादा एफिनिटी एक बुजुर्ग महिला थी, जिनको वो प्यार से अम्मी कहने लग गए। वो ब्लाइंड थी, उनको दिखता नहीं था, तो उनसे बहुत बात करते थे। तो अम्मी क्या सोच रही हैं, वो बात करती थी कि हाँ कप्तान साहब, पर वो सोच रही हैं कि ये एक पाकिस्तानी सोल्जर हैं। तो शी थॉट ही इज़ फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्मी एंड ही इज़ अ कैप्टन। और पापा ने इंट्रोड्यूस नहीं किया कि मैं इंडिया से हूँ, तो वो बातचीत चलती रहती, पापा हेल्पफुल थे। तो जब सीज फायर हुआ और जब जो ऑर्डर्स मिले कि वापस जाना है, रिट्रीट करना है, तो कंपनी एज अ कंपनी कमांडर ही हैड टू टेक हिज फोर्सेस बैक। तो उन्होंने क्या जाके बोला कि अच्छा अम्मी, अब जंग जो है, अब मेरा दिल भर रहा है बोलते हुए भी, तो कि जंग खत्म हो गई है और हम जा रहे हैं। तो अम्मी ने कहा अच्छा बेटा, काफिर चले गए? उन्होंने बोला नहीं, काफिर नहीं अम्मी, मैं ही काफिर हूँ, मैं इंडिया से हूँ। तो उस बात को लेके वो अम्मी भी बहुत रोई।
उसने बहुत दुआएं दी कि जिस बच्चे को तुम्हारे माँ बाप ने जन्मा होगा वो माँ कितनी लकी होगी। तो मेरे फादर जितने ह्यूमैनिटेरियन थे, जितने वीर थे, शूरवीर थे, मैंने आज तक ऐसा कोई देखा नहीं है अपने जीवन में। और उसी के वो जो ह्यूमैनिटेरियनिज्म एंड द फियरलेसनेस जो है आज तक मैं अपनी लाइफ में इम्बाइब करती हूँ विद फुल करेज एंड विद फुल लव। दैट इज व्हाट इंडिपेंडेंस इज अबाउट। सो स्वाभाविक है, बहुत भावनात्मक पल है। मैंने भी अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल किया इस वक्त। और मैं ये जो दीदी ने स्टोरी सुनाई है, इसके साथ मैं आपके साथ एक दो उससे ही जुड़े हुए वाक्य आपसे शेयर करूँगा। वो ये था कि वो जब ये ओल्ड लेडी जो थी, ये जब पिताजी से पूछती थी कि पुत्र काफरां दी फौज कित्थे है, तो वो मतलब उन लोग के लिए तो जो भी इंडिया का आदमी है वो काफिर है। तो पिताजी बोलते थे, माई तू चिंता ना कर, काफरां दी फौज हरे दरिया पार ही है। मतलब अभी तक जो काफिरों की फौज है वो दरिया पार करके नहीं आई, तो आराम से खाना खा। तो ऐसा करके कितने महीने वो जो है वो एरिया जो था, गांव था, और जो वो पूरा इलाका था वो पिताजी के जुरिस्डिक्शन में था। और उतने महीने पिताजी के देखरेख में वो लोग रहे और पिताजी ने उनको खाना खिलाया। तो मेन बात यह है कि ये जो इंडियन आर्मी के लोग अधिकतर, मैं यही अपने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से और जानकारी से जो जानता हूँ वो मैं यही बता सकता हूँ, और पिताजी से जो भी हमने सुना है कि वो एक धर्म युद्ध लड़ते हैं। वो कुछ एट्रॉसिटीज़ करके और अधर्म के मार्ग से युद्ध नहीं करते। और उसमें एक दो चीज़ें 65 वॉर से ही जुड़ी हुई मैं आपसे और शेयर करूँगा कि जब पिताजी ने एरिया कैप्चर किया तो स्वाभाविक है जो गांव वाले थे, सिविलियंस थे, आर्मी तो पाकिस्तान आर्मी रिट्रीट कर गई। और पिताजी ने जो सिविलियंस थे उनको बोला, मैं तुमको आधा घंटे का समय देता हूं, आपकी जो वैल्यूबल्स है आप उठाइए और उस तरफ पाकिस्तान है आप चले जाइए, हमारा सिविलियन से कोई वैर नहीं है। तो आधे घंटे बाद बोले मैं एक फायर करूंगा आसमान में, उसके बाद जो दिख जाएगा फिर वो हमारा दुश्मन होगा। तो उन्होंने, पिताजी ने आधे घंटे का समय दिया और सारे जो लोग थे वो अपना सामान उठा के पाकिस्तान को भाग गए। और पीछे ये बूढ़े जो थे बेचारे अंधे माँ बाप को छोड़ गए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ हो गई कि वो लोग नहीं लेके जा सके हैं जैसा भी था। और एक दो बातें उससे जुड़ी हुई और भी आपसे शेयर करूँगा, वो ये थी कि वहाँ पे जो कुछ ट्रूप्स वगैरह होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो ऐसा मे बी वो थोड़ा जो सामान बच गया था वो लोग इस्तेमाल में लेना चाहते थे या जैसा भी था। तो पिताजी ने बोला नहीं, ये उनको मालूम था अगर हमारी सेना को अगर लड़ना है तो वो अगर ये सब चीज़ में उलझ जाएगी तो अच्छे से युद्ध नहीं लड़ पाएगी और जिस लक्ष्य के लिए वो लोग आए हैं उसको पूरा नहीं कर पाएगी। तो पिताजी ने कहा कि जो भी आप लोग ने सामान उठाया है गांव से, ये सब एक जगह इकट्ठा कर दो, और इसको, उसमें सोना चांदी तक था, और बोला इसको आग लगा दो। तो उन्होंने, अभी मेरे कहते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो चाहे सोना था या चांदी था या जो भी था उसको एक जगह इकट्ठा करके आग लगा दिया, ताकि उनके जो ट्रूप्स हैं जिसमें वो इस सब में ना उलझे। और साथ ही साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि पिताजी 65 वॉर में जो थे, ही वॉज इन दी गोरखा रेजिमेंट, और वो हमेशा फ़ोन उठाते थे तो उठा के सबसे पहले जय गोरख बोलते थे कोई भी गोरखा ऑफिसर का या जवान का फ़ोन आने से। और बाद में ही मूव टू दी मिलिट्री इंटेलिजेंस, और मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी उन्होंने कई सारे काम किए। और हमारे बैकग्राउंड में अगर आप देख सकते हैं, इधर विशिष्ट सेवा मेडल है माता जी के पीछे में, तो ये राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने पूज्य पिताजी को जो है इससे उनको सम्मानित किया था। और लेफ्ट साइड में आप फोटोग्राफ देख रहे हैं जब उनको अवार्ड मिला था, जो
सदर्न आर्मी कमांडर जनरल कालकट थे उस समय के, तो उन्होंने राष्ट्रपति के बिहार पे पिताजी को ये सम्मान दिया था। और उस साइड में आप देख रहे हैं वो एक मोमेंटो है जो पिताजी को मिला था। ही हैड रेज्ड अ स्पेशल यूनिट, अभी उसके बारे में विशेष we are not supposed to discuss too much in detail, so I will not tell the name of the unit. He had raised a special unit, and that he was the first CEO of that unit. तो उस सम्मान में उनको डेकोरेशन मोमेंटो कह सकते हैं जो सीओ को दिया गया। आज भी उस यूनिट में उनकी मेमोरी में काफ़ी प्रोग्राम्स किए जाते हैं जिसमें माताजी को इनवाइट किया जाता है। और मैं पिताजी के बारे में जो उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस में जो थोड़ा समय जितना भी समय बीता उसके बारे में एक बात मुझे कभी भूलती नहीं है कि मैं जब छोटा था तो मैं उनसे अक्सर पूछा करता था, पापा हमारे आर्मी में कितने टैंक हैं? तो पापा कहते थे अपनी आर्मी का तो पता नहीं, पाकिस्तान आर्मी में कितने हो तुम मुझसे पूछ लो, मैं वो बता दूंगा। तो मैं हमेशा कोई भी चीज़ के लिए पूछता था कि हमारी आर्मी में कितना ये है, तो बोलेंगे अपनी आर्मी का तो नहीं मुझे पता, पाकिस्तानी आर्मी का पूछो तो मैं बता दूंगा। और एक समय की ऐसी भी बात है कि जिसके लिए मेरी जो सीमित नॉलेज है, लिमिटेड नॉलेज है, उसमें पिताजी को ये रिवॉर्ड विशिष्ट सेवा मेडल मिला था राष्ट्रपति से। तो पाकिस्तान के जो तब के मैं नाम नहीं लूँगा, स्वाभाविक है, राष्ट्रपति थे और सेना अध्यक्ष थे, वहाँ तो ज़्यादातर सेना अध्यक्ष ही राष्ट्रपति भी होते हैं। तो वो उनके जो साइन किए डॉक्यूमेंट्स होते थे वो पिताजी हासिल कर लेते थे किसी तरीके से और वो भारत देश आ जाते थे। तो उसके सम्मान में उनको ये रिवॉर्ड से सुशोभित किया गया था। और मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा पूज्य माता जी को कि वो भी कुछ अपने खास तौर से कुछ जब पहला उनका परिचय हुआ, हर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पापा और द मैरिज जो भी है उससे कनेक्टेड कुछ अगर शेयर करें तो अच्छा लगेगा। कि बस वो एक बहुत सिंपल बहादुर थे और हमारी जो शादी हुई थी 1 रुपए के साथ हुई थी, कोई बारात नहीं थी, कोई बैंड नहीं, बाजा नहीं, कोई लोग नहीं थे। सारे लोग देखने के लिए आए, सारा शहर इकट्ठा हुआ रिसीव करने के लिए। 5 आदमी बारात के आए, सब रिसीव कर रहे थे कि इतना बड़ा ऑफिसर बिना बारात के, बिना पैसे के, बिना खर्चे के शादी करने आ रहा है इस छोटे से शहर में। बड़े शहर से छोटे शहर में ही आ रहे थे। तो बहुत दलेर और खुश मिजाज आदमी थे, बहुत दलेर। तो साथ में मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी शेयर करूंगा। वो ये है कि फादर जब एनडीए में थे उन दिनों में ये अपना एक भारत रशिया दोस्ती का एक चला था। तो उसमें होता था जैसे आजकल हम लोग फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और फ्रेंड बनते हैं, तो तब पेन पैल होते थे, पेन पैल बोला जाता था। तो वो पिताजी के एक पेन पैल बनी उस समय में एक लेडी, रशियन लेडी, उनका नाम था इना क्रासोविस्किया। तो इना क्रासोविस्किया जो थी तो इसलिए हमारी जो दीदी है एल्डर सिस्टर है इना जॉली, तो जब ये लोग ने आपस में ये डिसाइड किया कि चलो हम इतनी देर दोस्त रहे हैं, स्वाभाविक है उसके वो दोस्ती के सम्मान में उन्होंने कहा कि उन्होंने इना ने कहा, इना क्रासोविस्किया जो रशियन थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे का नाम सुभाष रखूंगी। और पिताजी ने कहा ठीक है मैं अपनी बेटी का नाम इना रखूंगा। तो मैं तो कहता हूँ ये भारत रशिया दोस्ती का भी बहुत बड़ा एक प्रतीक है कि इना क्रासोविस्किया ने अपनी बेटे का नाम सुभाष रखा और अपनी बेटी इना का नाम मैंने इंडिया में कम से कम और इना नाम की बहुत कम या ना के बराबर किसी का नाम सुना है। तो दीदी का नाम इना है, इना जॉली। सो कई बार हम मजाक में ना हम इना आंटी बोलते थे, इना क्रासोविस्किया, तो उनकी फ़ोटो हमारी फैमिली एल्बम में लगी रहती थी। तो हमने एक बार तो ऐसे मजाक में हम बहन भाइयों ने क्या किया, इना क्रासोविस्किया का फ़ोटो लगा दिया और बाजू में दीदी का फ़ोटो लगा दिया और हम हंसते थे कि देखो ये रशियन इना है, ये इंडियन इना है। तो दीदी की एक फ़ोटो थी, वो कौन सी मेरे ख्याल से घूमने गई थी ऊटी रेलवे स्टेशन में एक सूटकेस उठा के चल रही है, वो भी थोड़ा टीन का था शायद उस जमाने में, वो एल्यूमिनियम टीन टाइप के सूटकेस होते थे।
तो वो सूटकेस उठा के चल रही है और एक दूसरी तरफ ईना क्रासोविस्किया ऐसे एक ना वो स्तंभ के ऊपर हाथ रख के खड़ी है। तो वो हम ऐसे ये एक हल्का मजाक चला करता था। तो ये बस, और कुछ आपको याद पड़ता हो? पिताजी की तो वैसे इतनी बातें हैं कि बहुत बातें हैं डैड की। उन्होंने कहना कि प्रेस ऑन रिगार्डलेस, पीछे मुड़ के कभी मत देखो। और कहते थे कि डोंट बी फियरलेस। तो उनसे जो जितनी भी मैंने लीप ऑफ फेथ ली है लाइफ में, जो कुछ भी मैंने किया है, मैंने हमेशा ये चीज़ सोची है कि अगर डैड होते तो वो क्या करते। और कई बार मैं अपने आप से पूछती हूँ कि यार ये तू क्यों कर रही है, तो और मैं वो चीज़ छोड़ देती हूँ। और मैं बिल्कुल कई बार, जैसे मेरे डैड की एक और बहुत बड़ी क्वालिटी थी, आई कॉल स्पेड अ स्पेड। तो डैड ने क्या करना, चाहे उनका बॉस होता, कोई होता, उनको कोई परवाह नहीं थी। वो और उनका तो वो कहते थे मैं कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूँ। उसको साफ, बिल्कुल साफ शब्दों में, जो बॉस भी है, जिसे पता है कि उनकी नौकरी, उनकी प्रमोशन इस पे निर्भर है, उसको भी साफ बिल्कुल एकदम ठा करके बोल देते थे। और फिर ये बताते थे कि सर आपका तो रंग उड़ गया, अब क्या बात है? Why are you feeling sheepish? तो मैं कभी ऑर्डिनरी ब्रिगेडियर नहीं। हाँ, तो मैं जब मेरे को भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, मेरे भी बॉस रहे हैं, पर आपको पता है कि जो कॉर्पोरेट में होता है वो सिचुएशन थोड़ी और होती है। वहां पे तो ये है कि आज जॉब है, कल कुछ जॉब ही नहीं है, क्योंकि बॉस ने कुछ बोल दिया तो आपके। तो फिर मैंने भी सोचा कि ईना जॉली, जिस डैड की तू बेटी है ना, तेरे को परवाह करने की जरूरत नहीं है, जो है दबंग होके बोल दे। तो मैं भी किसी से डरती नहीं हूँ, बिल्कुल साफ, जैसे जो चीज होती है बिल्कुल साफ क्लियरली अगले के सामने बोल देती हूँ। अब ही वॉज वेरी जेंटल विद हिज सबॉर्डिनेट्स, ही वॉज वेरी वेरी काइंड विद देम। ये चीज भी मैंने डैड से सीखी, टू बी अ ग्रेट टीम लीडर। आप जाके मेरे किसी एम्प्लॉय से पूछ लो, वो इतने खुश हैं, पिछले 15 साल से वो मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं। उनको कोई सैलरी रेज मिल जाए, कहीं किसी कंपनी से कुछ भी, कहीं नहीं जाते, वो मेरे पास ही रहेंगे एंड दे आर विद मी। बिकॉज कई बार कोई और व्यक्ति कहते कि यार तू इनकी एम्प्लॉय है, ये तेरे एम्प्लॉय है, बिकॉज दैट सेंस ऑफ सर्विट्यूड टूवर्ड्स पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज, वो भी मैंने डैड से सीखा अपने। और जो है कि जो अपने ऊपर है उसकी तो बिल्कुल क्लास ले लो, मतलब कि उसको तो हिलने मत दो। तो सर्वेंट को सुबह चाय बना के पिलाते हैं। तो मेरे वो चीज़ें मैंने की एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि ये जो पापा के टेनेट्स मैंने फॉलो किए हैं ना, तो उसमें आई कैन से कि मेरे को किसी चीज़ की लाइफ में कमी नहीं हुई है। और एक बड़े फ्री स्टाइल से, बड़े एक इंडिपेंडेंट स्टाइल से, बड़े बहादुरी से मैंने अपनी ज़िंदगी व्यतीत की है। व्हेन आई लुक बैक, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने बिल्कुल वही किया जो मेरे डैड करते थे। तो पिताजी, बाकी लास्ट में मैं अभी हम लोग काफ़ी शेयर किए हैं, सो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो लास्टली आई वुड आल्सो लाइक टू शेयर कि ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज मॉर्निंग वॉक। तो चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, तो वो अपना मॉर्निंग वॉक करेंगे वेदर ही इज ट्रैवलिंग आउट ऑफ स्टेशन, कहीं भी हो, तो रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। और हमारा जो पेट है डॉग, उसको भी ज़रूर लेके जाएंगे। तो कभी बीच में ऐसा भी हुआ कि लगा कि ये तो डॉग को ज़्यादा वॉक हो जा रही है, परहैप्स द डॉग डजंट नीड सो मच वॉक, तो उसको वॉक पे ले जाना, सब परिवार ने बोला कि आप मत लेके जाओ वॉक पे, तो उसको वॉक पे नहीं लेके जाते थे। तो फिर वो धीरे धीरे जो डॉग है वो बीमार पड़ने लग गया। तो फिर बाद में पता लगा नहीं, उसके लिए, डॉग के लिए भी वॉक जो थी बहुत ज़रूरी थी। सो ऐसा ही है। तो मैं हमारे फादर ब्रिगेडियर जॉली जो है वो हमारे लिए प्रेरणा के आज भी स्रोत है, इज़ अ रोल मॉडल फॉर अस इवन टुडे। और मैं अपना एक, आफ्टर ही पास्ड अवे, आई विल जस्ट शेयर टू स्मॉल, वेरी स्मॉल थिंग्स दैट हैपेंड। तो उनके जाने के बाद मेरे को लगा कि मैं तो फुल टाइम टीचर हूँ, अब तो पिताजी गुजर गए, तो मुझे क्या करना चाहिए, शुड आई कंटिन्यू टू बी फुल टाइम और व्हाट शुड आई डू। तो मेरे दिमाग में ये सब डाउट्स आने लगे। तो पहले तो वो मेरे सपने में आए, मुझे बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो पहला ऐसा हुआ। फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मैंने धीरज रखा। और फिर सेकंड टाइम मेरे को सपना आया, जब मेरे को ऐसे डाउट होने लगा कि मैं फुल टाइम रहूं या क्या करूं, अभी पिताजी नहीं रहे, माताजी हैं, तो कैसे करेंगे। तो तब मेरे को सपने में आया और मेरे को जपमाला और जनेऊ दिया उन्होंने। तो जब उन्होंने मुझे जनेऊ और जपमाला सपने में दिया,
तो मुझे लगा कि मेरे को उनका इशारा है कि जो तुम कर रहे हो ठीक रास्ते पे हो, उसी पे लगे रहो। और फिर आखिरी बार, वैसे उसके बाद भी ड्रीम्स में आए हैं, बट जो मैं कहूँगा एक इंडिकेटिव ड्रीम जिसको कहूँगा, थर्ड टाइम फिर उसकी के कुछ 1.5-2 महीने बाद ड्रीम में आए। तब मैं इधर दिल्ली में ही था, नोएडा में था, और हम लोग WCF की तैयारी में लगे थे, और मैं काफ़ी गाड़ी थोड़ा सा मतलब ट्रैफिक रूल्स पालन करके नहीं चलाता था, आई वुड जंप ट्रैफिक लाइट्स, तो ऐसा ऐसा होता था। तो मुझे रात को ड्रीम में आया और बोलते हैं कि फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो उसके बाद से मैंने कभी भी कोई रेड लाइट जंप नहीं किया। मैंने बोला वो बोल रहे हैं तो ही सीइंग समथिंग व्हिच आई परहैप्स कैन नॉट सी। सो इज देयर एनीथिंग एल्स यू लाइक टू शेयर? आई थिंक हमने बहुत शेयर कर ठीक दिया। है। हाँ। सो आप सबको वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। Wish you all the best, and hope we have more such role models and inspirations in our society and in our country in days and times to come. Jai Hind, Jai Guru.